क्लास 7। आइए आज हम पढ़ते हैं आपके हिंदी विषय में पाठ 3 पेड़, पशु और मनुष्य। ठीक, परंतु इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में। थोड़ा सा इनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो पेड़, पशु और मनुष्य को लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। प्रभाकर जी का जन्म सन 29 मई 29 मई जन्म सन 29 मई 1906 में देवबंद जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्हें सहारनपुर का बाण भट्ट भी कहा गया है और हिंदी का खलील जिब्राल भी। आपको हिंदी में एक उपनाम दिया गया खलील जिब्राल। इन्होंने लेख, कविताएं, कथाएं, संस्मरण, निबंध, रिपोर्टाज आदि की रचना की। इनकी मुख्य रचनाएं जो मुख्य हैं, जो इन्होंने अपनी लेखनी से जिन रचनाओं को सुशोभित किया वह है जिंदगी मुस्कुराई, माँ के आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कर मुस्कुराए, भूले हुए चेहरे, कारवां आगे बढ़े, दूध का तालाब आदि हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का निधन 9 मई 1995 को हुआ। ठीक, तो बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। जैसा कि पाठ से हमको, पाठ के शीर्षक से, पाठ के नाम से हमको लगता है कि इस पाठ में कुछ खास बातें बताई जा रही हैं। और खास बात क्या है? पाठ में लेखक क्या कहता है? पाठ की शुरुआत ही क्या है? पेड़, पशु और मनुष्य, अर्थात इन तीनों में वह एक अंतर कहीं ना कहीं से इस पाठ में एक अंतर स्पष्ट करता है। ये तीनों क्या हैं, इन तीनों की स्थितियां क्या हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। ठीक, लेखक कहता है कि मेरी खिड़की के सामने एक पेड़ खड़ा है, मेरी ही तरह साधारण देह है उसकी, पर जब उस पर फूल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश से बरसे देवताओं की हंसी का अंबार हो। चारों ओर हल्के लाल रंग के फूल, यहाँ तक कि पत्ते भी ढक जाते हैं। अब लेखक क्या बता रहा है? लेखक बता रहा है कि उसके घर के सामने ही एक पेड़ खड़ा है। वो कहता है कि वो मेरी ही तरह देह वाला है, अर्थात क्या है, यहाँ पे लेखक उसका मानवीकरण करता है, वह उसको मानव के समान बताता है। वो कहता है कि यह मेरी ही तरह देह वाला है। और जब कहते हैं कि जब यह मुस्कुराता है, इसकी खासियत क्या है कि जब यह वृक्ष मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ यह वृक्ष नहीं मुस्कुरा रहा, स्वयं आकाश में जो देवगण है वह मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुरा ही नहीं रहे, उनकी जो मुस्कुराहट है वह झड़ रही है, वह झड़कर इस धरती तक आ रही है। क्या कहता है लेखक कि आकाश से बरसी देवताओं की हंसी का अंबार हो। जब प्रकृति प्रसन्न रहती है तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं विधाता ईश्वर प्रसन्न है, तभी यह प्रकृति प्रसन्न है, तभी हमारे खेत खलिहान में अनाज होते हैं। अगर सूखा, बाढ़ आदि जैसी आपदाएं आती हैं तो हम कहते हैं कि ईश्वर नाराज है। तो परंतु लेखक यहाँ क्या कहता है? लेखक कहता है कि इस वृक्ष को मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवताओं की हंसी का अंबार हो, चारों हल्के लाल रंग के फूल, यानी कि जब वह हंसी का अंबार, देवताओं की हंसी का अंबार तब लगता है जब पूरे वृक्ष पर लाल लाल फूल आ जाते हैं और उन फूलों से पत्ते भी ढक जाते हैं। आगे लेखक क्या कहता है? मैं अपने पलंग पर बैठा उसे घंटों देखता हूँ पर मन नहीं भरता।
मैंने अक्सर सोचा है कि काली मिट्टी में जन्मे कुरूप तने पर आश्रित इस पेड़ में ऐसे कोमल पत्ते और इतनी सुंदर फूलों की सृष्टि विश्व का कितना बड़ा चमत्कार है। सोचते सोचते ही मैं कई बार उठकर अपनी भावुकता के आवेश में उस पेड़ से जाकर लिपटता हूँ और मुझे ऐसा आनंद आया है मानो मैं अपने किसी मित्र से मिल रहा हूँ। लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात कहता है। लेखक क्या बताने का प्रयास करता है कि वह कई बार अकेले के क्षणों में जाकर वह वृक्ष को गले लगा लेता है और वह उसे किसी मित्र की भांति क्या होता है, अपना सा प्रतीत होता है। कौन? वृक्ष। लेखक क्या करता है, क्या कहता है कि मैं कई बार अपने भावुकता के आवेश में, कई बार भावना में इतना बह जाता है, लेखक इतना द्रवित हो जाता है कि वो उस पेड़ को जाकर अपने गले से लगा लेता है और जैसे वह किसी मित्र के गले में रहा हो। लेखक क्या कहता है आगे कि शास्त्र और विज्ञान दोनों वृक्षों को सजीव मानते हैं। हमारे जो शास्त्र है उसमें भी क्या कहा गया है कि वृक्ष को सजीव माना गया है, यानी कि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। ठीक, जैसा कि हम जानते ही हैं कि पेड़ भी अपने पत्तों के माध्यम से खाना बनाते हैं और जब उनके पत्ते हरे भरे रहते हैं तभी क्या होता है, तभी वह पेड़ लहराते हैं, उनमें सजीवता यानी उनमें जीवंतता तभी बनी रहती है। तो लेखक कहता है कि शास्त्र और विज्ञान भी क्या कहता है कि वृक्ष जो है वह सजीव है। ठीक, तो आगे क्या है कि मेरा भी इसमें यूं ही विश्वास सा था। लेखक कहता है मेरा भी विश्वास है कि वृक्ष सजीव होते हैं, यानी उनमें जान होती है और हमारे तरह से सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता रखते हैं। लेखक आगे बोलता है, पर 1952 की जेल यात्रा में मैं अपने साथियों के साथ जब मैं डाकू वार्ड में बंद था तो कुछ दिन पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण मेरे मन पर छाई शून्यता और भी घनी हो गई। अब लेखक क्या बताना चाहता है कि वह कुछ समय पहले क्या था, अपने साथियों के साथ 1952 में जेल यात्रा में वह जेल में बंद था, डाकू वार्ड में बंद था। तो वहां पे ऐसे ही उसको जीवन की से विरक्तता थी, परिवार से लेखक दूर रहता है और उसी समय उसको पता चलता है कि आकस्मिक जो है लेखक की जो पत्नी है वह अब नहीं रही, तो वो और ज्यादा शून्य में चले जाते हैं। कौन? लेखक चला जाता है। वो उसको मतलब पूरी तरह से उसके चारों तरफ से वातावरण बिल्कुल से उसका शांत सा हो जाता है और शून्यता उसके आसपास और घनी हो जाती है। आगे लेखक क्या कहता है कि शून्यता के इसी वातावरण में एक दिन चांदनी रात में अचानक चौक में खड़े पेड़ की जीवन शक्ति का मुझे साक्षात अनुभव हुआ और मुझ पर से शून्यता का वातावरण कुछ हटता गया। तब से वृक्ष के साथ मेरी आत्मीयता और भी गहरी हो गई। लेखक किसी रात की बात बताता है कि चांदनी रात रहती है, उसमें वो पूरी तरह से लेखक जो होता है शून्य में रहता है, पर उसकी शून्यता को मिटाने वाला जो है वो कोई और नहीं, वो वृक्ष। वो शायद वृक्ष को अकेले उस चांदनी रात में खड़े देखकर वो यह सोचता है कि जब वृक्ष अकेले अपना जीवन जी सकता है तो वह क्यों नहीं जी सकता है, अर्थात लेखक क्यों नहीं अकेले अपना जीवन जी सकता, उसे क्यों अपनी पत्नी की इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि वो उसकी तरफ पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा है। और उसी समय से उसकी जो वृक्षों के साथ जो आत्मीयता थी लेखक की वो बढ़ जाती है, अर्थात वो पूरी तरह से उनसे जुड़ सा जाता है। आइए आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि उस दिन भी मैं कुछ ऐसे ही मूड में था कि उस पेड़ के पास पहुंच गया। संध्या का समय था और सूर्य की हल्की किरणों से वो और भी भव्य हो रहा था। भव्य का तात्पर्य यहाँ पे और भी मतलब कि वो चमत्कृत सा प्रतीत हो रहा था, और भी विशाल, और भी अच्छा, और भी आकर्षित करने वाला वो वृक्ष जो है वो लग रहा था। और लेखक उस दिन भी कुछ ऐसे मूड में था, भावनाओं के आवेश में वो उस दिन भी था जब वो संध्या के समय उस वृक्ष के पास भावना के वशीभूत होकर चला जाता है। लेखक कहता है आगे
मैंने कहा, आज तो मित्र तुम अपनी हंसी में आप ही लिपटे जा रहे हो। लेखक कहता है वो वृक्ष को कुछ मुस्कुराता हुआ सा प्रतीत होता है। लेखक पहले बता चुका है कि जब उस पर लाल लाल फूल आते हैं तो वह उस वृक्ष को हंसता हुआ सा मानता है, प्रसन्न मानता है और देवताओं की हंसी का अंबार मानता है। तो यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि तुम अपनी हंसी में स्वयं ही लिपटे जा रहे हो। वृक्ष, ठीक, क्या बात है, पेड़ बेचारा क्या बोलता है। लेकिन स्वयं ही कहता है कि पेड़ बेचारा क्या बोलता है, ईश्वर ने तो उसको जबान दी नहीं है, उसको जीवन दिया है, परंतु उसको जबान नहीं दी है बोलने के लिए। तो वही बात लेखक क्या कहता है कि पेड़ बेचारा क्या बोलता, पर अभी कुछ फूल नीचे चू आए अपनी भावुकता में, मुझे ऐसा लगा कि ये फूल मेरे प्रश्नों के उत्तर है। लेखक कहता है कि यहाँ पे वो भावना के वशीभूत है, और जब वृक्ष से कुछ फूल गिर जाते हैं नीचे तो उसको ऐसा लगता है जैसे यह उसके प्रश्न का उत्तर है कि वह वृक्ष जो है वो अपने आप में ही हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और प्रकृति के साथ जो है वह एकाकार हो रहा है। आगे लेखक कहता है कि तभी आत्मीयता के प्रवाह में ऐसा डूब गया कि पेड़ के तने पर प्यार से थपथपा कर मैंने कहा, अच्छा चलो कुछ दूर घूम है। अब लेखक यहाँ पे फिर भावनाओं के वशीभूत में है। वह अपनी भावनाओं के इतने ज्यादा वशीभूत है कि उसको यह नहीं जानता कि जो वृक्ष है वो जड़ है, वह एक ही जगह रहेगा, वह चल नहीं सकता है। और उससे कहता है, उसको थपथपा कर एक मित्र की भांति कहता है, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। लेखक कहता है फिर आगे, तभी हो गया मेरा खुमार कम और मैं आ गया भावुकता के आकाश से यथार्थ की पृथ्वी पर। यथार्थ यानी वास्तविकता की पृथ्वी पर, यानी वास्तविकता के धरातल पर लेखक आ जाता है। किस खुमार से वो बाहर निकलता है, जब वो वृक्ष को तो वो अपना मित्र मानता ही मानता है, परंतु उसके ऊपर भावुकता को जो खुमार चढ़ा हुआ था कि चलो थोड़ी दूर घूम के आते हैं, और इससे तुरंत ही बाहर निकल के आता है। और उसको क्या कहता है लेखक कहता है, वो यथार्थ के धरातल पर आ जाता है, यानी वास्तविकता का उसको एहसास हो जाता है कि यह वृक्ष है, यह मेरे साथ घूमने नहीं जा सकता, यह एक ही जगह स्थिर रहेगा। आगे मैंने अपने आप से कहा, पागल पेड़ है यह, तो यह कहाँ जाएगा। मन में अफसोस सा हुआ, काश पेड़ ही चला करते। लेखक कहता है कि फिर वो अपने आप से ही बातें करता है। वह कहता है, पागल हो गए हो, यह वृक्ष है, यह कहाँ तुम्हारे साथ भ्रमण को जाएगा। लेखक कहता है फिर उसको अफसोस सा होता है, उससे लगता है कि काश वृक्ष भी चला करते, वह उसको मित्र तो बना लिया, वह उसके मित्र की भांति उसके साथ चल सकता, घूम सकता, फिर सकता, तो कितना अच्छा होता। एक सच्चा मित्र उसको प्राप्त हो जाता। आइए आगे पढ़ते हैं। लेखक फिर कहता है कि मैं फिर विचारों में डूब गया। अब लेखक तो लेखक है, उसके अंदर तो विचार आते और जाते रहेंगे, तो क्या लेखक कहता है वो फिर से विचारों में डूब गया। इस पेड़ में जीवन है, सौंदर्य है और बहुत सी बातें हैं। यह आज के मानव से तो श्रेष्ठ है, पर इसमें गति नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह स्थावर है। स्थावर यानी कि गतिहीन है, ये चल नहीं सकता, वृक्ष चल नहीं सकता, वह एक ही जगह है। इसके अंदर क्या है, यह इसके ऊपर लाल लाल फूल आ जाते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं, तो इसका सौंदर्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसमें जीवन भी है, वह जीवन भी जीता है अपना 100 वर्ष, 200, 500, 800। कुछ वृक्षों की आयु जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है। तो लेखक कहता है कि इसके अंदर वृक्ष में जीवन भी है, परंतु क्या कहता है, यह आज के मानव से श्रेष्ठ है। और मानव से श्रेष्ठ वृक्ष को बताता है कि वह किसी का अहित नहीं करते हैं। हम उनको कितना भी कष्ट देते हैं तब भी वो हमें फल फूल से भरे रहते हैं। परंतु क्या कहता है कि परंतु वृक्ष में गति नहीं है, यह स्थावर है, अर्थात गतिहीन है, यह चल नहीं सकता। अब लेखक आगे और क्या विचार करता है, इसी श्रृंखला में सोचता हुआ मैं घूमने चला गया और फिर तो वह पहुंचते पहुंचते एक सूत्र सा हाथ लगा जिसकी 3 धाराएं हैं। लेखक कहता है
कि इसी श्रृंखला में अर्थात इसी कड़ी में इसी विषय पर विचार करते करते वह घूमता हुआ कुछ आगे कुछ दूर निकल जाता है और क्या करता है, खेतों पर पहुंच जाता है घूमते घूमते, और एक सूत्र अर्थात सूत्र जैसे आप कहते हैं कि फॉर्मूला, विज्ञान में कहते हैं ना ये फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है, कहते हैं कि उसको भी एक सूत्र प्राप्त होता है, जीवन का सूत्र प्राप्त होता है, जिसकी वो कहता है कि 3 धाराएं हैं, 3 भाग हैं। वह 3 धाराएं क्या क्या हैं? सर्वप्रथम जिसमें जीवन है पर वह गति नहीं है वह पेड़ है। देखिए क्या कहता है कि जीवन तो है परंतु गति नहीं है, वह चल नहीं सकता। तो जिसके अंदर जीवन है और वह चल नहीं सकता वह पेड़ है। जिसमें जीवन है और गति है वह पशु है। फिर आगे लेखक कहता है कि जीवन भी है और गति भी है, यानी जो चल फिर भी सकता है और उसको जीवन भी प्राप्त हुआ है, तो वह कौन है? वह पशु है। फिर आगे लेखक क्या कहता है? जिसमें जीवन है, गति की सही दिशा प्रगति भी है, वह मनुष्य है। अब लेखक यहाँ पर क्या कहता है? लेखक यहाँ पे तीसरी बात पे ध्यान दीजिए। तीसरी बात में लेखक क्या कहता है? जिसमें जीवन है, गति की सही दिशा प्रगति है, वही मनुष्य है। अगर पशु चलते हैं, पशु को सही दिशा का ज्ञान नहीं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है अपना जीवन जीना, खाना और अपने हिसाब से मस्त रहना। परंतु वो जो मनुष्य है वो एक पशु का जीवन नहीं जी सकता। पशु का जीवन जो है वो मानव जीवन से पूरी तरह से अलग है। उसी प्रकार से जैसे क्या है, एक वृक्ष का जीवन है। वृक्ष को जीवन तो है परंतु वो चल नहीं सकता, उसकी कोई दिशा प्रगति नहीं है। परंतु पशु की क्या है? पशु में जीवन भी है और गति भी है, यानी वह चल भी सकता है। वृक्ष जो है वह एक जगह स्थिर है, वह उसमें गति नहीं होती। परंतु मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंदर क्या है? मनुष्य के अंदर जीवन है, गति है और क्या है? उस गति की सही दिशा प्रगति है, यानी हम चल रहे हैं, हम जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं हमको यह पता है कि वह कैसी दिशा है। वह दिशा हमें किसी प्रगति की दिशा पर लेके जा रही है या हमें गलत दिशा की तरफ लेके जा रही है। हम ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपने गति पर नियंत्रण रख सकते हैं। हमें यह पता होता है कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। हमें उसे अपने लक्ष्य तक जब हम अपने जीवन को पहुंचा रहे हैं तो हमारा जो वह लक्ष्य जो हमें सामने दिख रहा है वह कैसा लक्ष्य है, हम किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं या सही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो जो मनुष्य की जो सही दिशा प्रगति है वही मनुष्य है। लेखक को यही सूत्र जो है प्राप्त होता है। इन तीनों धाराओं का समन्वित भाष्य यानी कि समन्वित भाष्य यानी संयुक्त व्याख्या क्या है? संयुक्त व्याख्या हुआ यानी समन्वित भाष्य हुआ कि प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है। प्रगतिशीलता, किसी भी क्षेत्र में वो प्रगति करता रहे, ऐसा नहीं कि हम अपना हित करने के लिए आपका अहित करें। देखो क्या कहता है कि प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है और यही उसे वृक्ष और पशु से पृथक करती है। कहता है कि मनुष्य जो है वो क्यों वृक्ष और पशु से अलग है, वो उससे अलग यानी पृथक वह कैसे हो गया? क्योंकि वह मनुष्य जो है वह अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है। उसकी प्रगतिशीलता ही उस मनुष्य की कसौटी है। बच्चों, जब हम आदिकाल में थे तो हमारे जो पूर्वज थे वो शायद बंदरों के रूप में रहते थे। सर्वप्रथम गुफाओं के में हमने उसके बाद से रहना शुरू किया। जब आदि मानव थे तो हमने गुफाओं में रहना शुरू किया। गुफाओं में रहने के बाद धीरे धीरे हम एक सभ्य मानव के रूप में आज अपना जीवन जी रहे हैं। यही प्रगतिशीलता है। हम विज्ञान में हर रोज एक नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारे मानव जीवन की प्रगतिशीलता है। तो
लेखक इस पूरे पाठ में हमको यही बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो है वह किस प्रकार से वृक्ष से, पशु से भिन्न है। जैसा कि लेखक ने बताया कि वृक्ष जो है वह क्या है, वह स्थिर है, उसमें गति नहीं है। पशु क्या है, पशु में सर्वप्रथम वृक्ष के बारे में क्या बताता है कि वह वृक्ष में जीवन है परंतु उसके अंदर गति नहीं है। पशु है, उसके अंदर जीवन भी है और गति भी है, परंतु जो मनुष्य है उसके अंदर जीवन भी है, गति भी है और गति की सही दिशा प्रगति है, वही मनुष्य है। ठीक, तो बच्चों आपको इस पाठ में समझ में आया होगा कि हमें वृक्षों से तो मित्रता करनी चाहिए, परंतु हमें पशुओं के समान अपना जीवन जीने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन की एक सही दिशा अवश्य होनी चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ लेके जाए, और सिर्फ हमें ही सही दिशा की तरफ लेकर न जाए, हमारे साथ साथ संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अपने मिस को दीजिए इजाजत। बाय बाय।